स्टूडेंट्स बीए पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर द्वितीय पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाऊंगी और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सिलेबस की शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद के उदय से होती है और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पश्चात कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का दो दलों में विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन, इसके पश्चात संविधान का निर्माण, राज्यों की व्यवस्था, केंद्र की व्यवस्था, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और भारतीय राजनीति के सम्मुख चुनौतियाँ आदि सब हम इस पेपर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय की शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर था। भारत की इस समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। व्यापारिक कंपनी के रूप में दृढ़ता स्थापित करने के बाद कंपनी ने 1750 में भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ किया। उसका कारण यह था कि भारत तत्कालीन समय में बहुत ही समृद्ध राष्ट्र था और ब्रिटेन इसकी समृद्धि से प्रभावित होकर इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। उसका परिणाम यह हुआ 1850 तक भारत के बहुत बड़े भाग में कंपनी का शासन स्थापित हो गया और ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। उसके पश्चात 1857 के आते आते भारत के लोगों में असंतोष नज़र आने लगा और असंतोष नज़र आने के साथ साथ भारतीय लोगों ने एकत्रित होकर इसके खिलाफ जुड़ने का या इसके खिलाफ संग्रहित होने का निश्चय भी कर लिया। 1857 में कंपनी के लगभग 100 वर्षों के शासन में अनेक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय जनता को कंपनी का शत्रु बना दिया। डलहौजी की हड़प नीति, देशी शासकों के साथ दुर्व्यवहार, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप एवं धर्म परिवर्तन की नीति के चलते यह विरोध और तीव्र होता गया। आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप कृषक, श्रमिक और व्यापारी वर्ग की स्थिति भी खराब थी। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों द्वारा किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं चर्बी लगे कारतूसों द्वारा धर्म भ्रष्ट करने की इच्छा से भारतीय सैनिक बहुत असंतुष्ट हुए। उपरोक्त परिस्थितियों ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया और यह क्रांति शीघ्र ही पूरे भारत में फैल गई। लेकिन आधुनिक शस्त्र सामग्री तथा आर्थिक साधनों के अभाव, सेना में एकता और संगठन का अभाव, अनेक भारतीय शासकों तथा वर्गों द्वारा असहयोग किए जाने के कारण 1857 की क्रांति असफल रही। लेकिन इससे अंग्रेजी शासन का ध्यान कंपनी के शासन की बुराइयों की ओर गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1858 में सत्ता हस्तांतरण और भारत के श्रेष्ठतर शासन हेतु कानून के आधार पर ब्रिटिश शासन ने कंपनी के शासन का अंत कर भारतीय शासन अपने हाथ में ले लिया। बावजूद इसके भारतीयों के कष्टों में कोई कमी नहीं आई और इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी सन 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि। 1857 में गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से न खोलने के सिपाही मंगल पांडे के इनकार ने इस विद्रोह को जन्म दिया और इसके साथ में अन्य सिपाही भी मंगल पांडे के इस इनकार से प्रभावित हुए और उन्होंने भी इस प्रकार के कारतूसों का इस्तेमाल न करने का निर्णय किया। इस परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को राजद्रोह का दोषी माना गया और उन्हें इस राजद्रोह के परिणाम स्वरूप फांसी भी लगा दी गई। लेकिन फांसी लगाने के बाद मंगल पांडे की तो मृत्यु हो गई,
लेकिन उसके पश्चात जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों के एकत्र होने की जो मंशा थी, वो सब लोगों के सामने आ गई। और उसके बाद में विद्रोह की जो लहर थी, वो विद्रोह की लहर पूरे भारत में नज़र आने लगी। जगह जगह पर, स्थान स्थान पर लोग कंपनी के शासन का विरोध करने लगे और कंपनी के शासन की जो नीतियाँ थी, उन नीतियों से भी असंतुष्ट नज़र आने लगे। उन नीतियों की असंतुष्टि की वजह से, कंपनी के शासन की नीतियों की असंतुष्टि की वजह से भारतीयों में एक स्वतंत्रता का, या स्वतंत्रता के प्रति अपने जो साधन थे, उन साधनों को एकजुट करने का उन्होंने प्रयास किया। और एकजुट करने का प्रयास करके पूरे भारत में एक तरह से विद्रोह की लहर चली। और विद्रोह की लहर जब चली तो अंग्रेज़ों के सामने उसको दबाना बहुत मुश्किल हो गया। और ये जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इस राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, एक नहीं कई कारण थे, जिन्होंने भारतीयों के मन में स्वशासन के विचार को पनपने दिया। उन कारणों में सबसे पहली बात अगर हम करें तो अथा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे। इन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से देश को एकत्रित करने का प्रयास किया। 1857 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके अलावा ये जो सामाजिक सुधार थे, इन सामाजिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत में जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में इसने योगदान दिया और लोगों को करीब लाने में भी बहुत योगदान किया। इसके अलावा मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन में मुस्लिम जो धार्मिक दकियानूसी परंपराओं, रीति रिवाजों का अनुसरण करते थे, उसमें बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम धार्मिक दकियानूसी परंपराओं का विरोध किया और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का और अपने शासन को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया गया। राजनीतिक एकता, उस समय पूरा भारत भौगोलिक दृष्टि से एक था, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग भागों में भी बटा हुआ था, लेकिन उनमें राजनीतिक एकता का अभाव था। कारण उस समय रियासतों का शासन था, रियासतों में छोटे छोटे राजा शासन किया करते थे और वो राजा ही अपने क्षेत्र में सर्वे सर्वा होते थे। तो एक रियासत दूसरी रियासत को अपना दुश्मन समझती थी और इसी को अंग्रेज़ों ने अपना हथियार बनाया और भारतीयों को आपस में लड़ाया। लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को समझ आने लगा कि भारतीयों के हित में भारत की सरकार का ही शासन है, अंग्रेज़ी सरकार कभी भी भारत का भला नहीं कर सकती है। इसके पश्चात आवागमन तथा संचार साधनों की भूमिका, अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश शासन का भारत को ये फ़ायदा हुआ कि आवागमन और संचार साधन जो पहले नहीं हुआ करते थे, उनके बढ़ने से लोगों का आना जाना आसान हो गया। इससे भारतीय राजनीतिक जो विद्रोह चल रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संचालित किया गया, क्योंकि अब लोगों के आने जाने का जो कन्वेंस था, आने जाने के जो साधन थे, वो बढ़ गए थे। इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा तथा साहित्य का प्रभाव, पश्चिमी शिक्षा और साहित्य के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो भारतीय थे या भारतीयों ने जो पश्चिमी शिक्षा ग्रहण की, उस पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने वहाँ के आंदोलनों के माध्यम से, और पश्चिमी शिक्षा में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की बात की जाती है, उससे इंस्पायर होकर के भारत के लिए भी स्वतंत्रता की मांग रखी। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान तथा भारतीय साहित्य की प्रशंसा, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक अनुसंधानों और भारतीय साहित्य की प्रशंसा ने भी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया और विश्व के सामने यह बताया कि भारत अपने आप में एक समृद्ध देश है और भारत इतना समृद्ध है, इतना कैपेबल है कि वो अपना स्वयं का शासन खुद चला सकता है, तो उसे ब्रिटिश शासन के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाचार पत्रों तथा साहित्य की भूमिका, भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे जैसे समाचार पत्रों का विस्तार हुआ, लोग समाचार पढ़ने लगे, लोगों को एक दूसरे की, पूरे देश की घटनाओं की जानकारी होने लगी। तो इस प्रकार धीरे 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 राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में पूरी जनता जुड़ने लगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जो हैं वो ब्रिटिश शासन से अपनी मुक्ति चाहते थे, कंपनी के शासन से अपनी मुक्ति चाहते थे, अपने लिए स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते थे। इस स्वतंत्र देश के निर्माण में या स्वशासन की मांग में भारतीय समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त विदेशी
विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इन जो विदेशी आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए, उनकी भी जानकारी भारतीयों को होने लगी। भारतीय लोग पढ़ने लिखने लगे, विदेशों में जाने लगे, उनकी शिक्षा में प्रसार हुआ। उसके परिणाम स्वरूप विदेशी आंदोलनों से इंस्पायर होकर या भारतीयों ने भी स्वशासन की मांग रखी। उससे पहले तक भारतीय खुद ही एकजुट नहीं थे, और खुद एकजुट नहीं थे तो उन्हें नॉलेज भी नहीं था। इस वजह से वो एकत्रित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे भारतीय एकत्रित होते गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलता चला गया। इसके अतिरिक्त भारतीयों का विदेश गमन मतलब भारतीयों ने जब विदेश जाकर देखा कि वहाँ लोग किस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, तो भारतीयों में भी एक ललक जगी कि हमें भी अपने राष्ट्र को स्वतंत्र बनाना है। इसके अतिरिक्त भारतीयों का आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था। भारत का कच्चा माल विदेशों में ले जाया जाता था, वहाँ से तैयार माल यहीं पर कई गुना कीमतों पर बेचा जाता था, और इसका भार पड़ता था भारतीय जनता पर। तो आर्थिक शोषण ने भी भारतीयों को एकजुट करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा मध्यम वर्ग का उदय, एक अपर क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है। मीडियम क्लास जो होता है वो इंटेलेक्चुअल क्लास माना जाता है, और इस इंटेलेक्चुअल क्लास ने भारतीयों में जनजागृति फैलाने का काम किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शासन ने तत्कालीन समय में कई दमनकारी निर्णय लिए। उन निर्णयों का भी परिणाम ये हुआ कि भारतीय एकजुट हो गए, और भारतीयों ने एकजुट होकर अपना शासन का संचालन करने की मंशा जाहिर की। इन कारणों में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश जो सिविल सेवा थी, इंडियन सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। और उसका कारण ये था ताकि भारतीय इस परीक्षा में सम्मिलित ही ना होने पाए। इसके अतिरिक्त 1876 से 1878 तक देश में भयंकर अकाल व महामारी हुई, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की राहत भारतीयों को नहीं दी। उनके द्वारा जितने भी टैक्सेस लगाए जाते थे, उन सारे टैक्सों की भरपाई की गई, और भारतीय जनता पर और ज़्यादा अत्याचार किया गया। इसके अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया, और उसके माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का निर्णय किया गया। इसका भी भारतीयों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया, और भारतीयों के शस्त्र चलाने पर पाबंदी लगा दी। उसका भी भारत में बहुत विरोध हुआ। इसके अलावा कपास पर से सीमा शुल्क हटा लिया गया, और सेना पर अत्यधिक व्यय किया गया। इसके अलावा इल्बर्ट बिल विधेयक लाया गया। इल्बर्ट बिल विधेयक जो था वो इल्बर्ट बिल विधेयक ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा हद तक डिवाइड करने का काम किया गया, और डिवाइड करके उनके भारत में फूट डालने की कोशिश की। ये बहुत ही भेदभावपूर्ण था, और इसकी वजह से भारतीयों का उच्च पदों पर पहुंच पाना संभव नहीं था। तो ये कई कारण रहे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया। न केवल राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया, उसके अलावा भारतीयों को एकत्रित करने का काम किया, और उसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को 1947 में भारत छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उपजे असंतोष के परिणाम स्वरूप ही भारतीय एकत्रित हुए, और भारतीयों ने अपने लिए स्वशासन की मांग रखी। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कांग्रेस का निर्माण पढ़ाऊंगी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस ने किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया, हम अगली क्लास में यही पढ़ेंगे। ओके।